नमस्कार। अब बात करेंगे ओवरिन ट्यूमर्स के बारे में। ओवरिन ट्यूमर्स सीएस सर्विक्स के बाद स्त्री की योनि का सबसे कॉमन ट्यूमर है सीएस सर्विक्स के बाद। और हम जानते हैं कि ओवरिन ट्यूमर्स क्यों होते हैं, क्योंकि ओवरी की जो एपिथेलियम है उसमें अगर बार बार चोट लगे तो ओवरी में ट्यूमर बन सकता है। पर ओवरी जो एक अंडाशय जिसको बोलते हैं वो तो शरीर के अंदर है, तो उसमें उसके परत के ऊपर चोट कैसे लगती है? बहुत आसान है समझना कि हर महीने जब फॉलिकल फटता है, एक ओवरी में जब अंडा निकलता है तो फॉलिकल फटता है और फिर वहां पे हीलिंग होती है। और ये जो हीलिंग होती है एक स्कार बनाती है। कभी भी याद रखिए, किसी भी स्त्री की ओवरी, कभी भी ओवरी की सरफेस स्मूथ नहीं होती है, उसमें पकरिंग होती है, वो रफ सरफेस की ओवरी होती है, क्योंकि हर महीने ओवुलेशन की वजह से एक स्कार होता है। और ये ओवुलेशन अगर ज्यादा होती है बिना किसी गैप के, तो ओवुलेशन इंजरी जो स्कार करती है उससे एपिथेलियल इंजरी होती है और एपिथेलियल ओवरिन कैंसर होते हैं। तो सबसे कॉमन कैंसर ओवरी का है एपिथेलियल कैंसर, और वो होता है वृद्ध अवस्था की औरतों में जो 60 से 70 साल की उम्र होती है। ऐसा भी हो सकता है कि ओवरिन ट्यूमर्स यंग लड़कियों में और बच्चियों में भी होता है, पर सबसे ज्यादा ओवरी का ट्यूमर वृद्ध अवस्था में 60 से 70 साल की उम्र में देखा जाता है, और वो होता है एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर, विच इज बिकॉज ऑफ एपिथेलियल ओवरिन इंजरी। तो ये मूल्य मंत्र हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ओवरिन ट्यूमर की डिटेल में जाते हैं कि ओवरिन ट्यूमर्स जो एज है वो 6 to 7 डिकेड है, और उसकी जो इटियोलॉजी वो है इंसेसेंट ओव्यूलेशन, नॉन स्टॉप। इंसेसेंट मतलब नॉन स्टॉप ओव्यूलेशन। तो ये करता है स्कार ऑन द ओवरिन सरफेस। तो ये कौन से रीजन है? इटियोलॉजी इज द स्कार ऑन द ओवरिन सरफेस। और ये स्कार्स किस किस वजह से हो सकते हैं? अर्ली मिनाक, लेट मिनोपॉज मतलब ज्यादा पीरियड आना, मतलब ज्यादा ओवुलेशन हुआ है, या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मतलब हमने किसी को आईवीएफ किया। आईवीएफ में आप लोग जानते हैं कि 10-15 अंडे हम लोग बनाते हैं एक साइकिल में, और इस पेशेंट के मान लो 4-5 आईवीएफ के साइकिल हो गए, तो 60 से 75 अंडे इस औरत के 5 महीने में ट्रीटमेंट साइकिल्स में हो गए। तो जिसके ज्यादा ओवुलेशन होगा उसमें ज्यादा इंजरी होगी। तो आईवीएफ अगर बहुत बार किया जाए तो एक थ्योरेटिकल रिस्क है कि उससे बाद में जाके ओवरिन कैंसर्स हो सकते हैं। या फिर नल्ली पैरिटी है, इसका तो रिलेशन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर में भी यही रीजन है। और नल्ली पैरिटी मतलब इस औरत ने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है फ्रॉम ओवुलेशन, क्योंकि अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है तो 9 महीने प्रेगनेंसी की वजह से और 1 साल कुछ लैक्टेशन इम्यूनर की वजह से उसको पीरियड नहीं आते हैं, मतलब उसको ओवुलेशन नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई नल्ली पैरस है, कोई कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, आज तक कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसको ये गैप मिला ही नहीं, उसे ये ब्रेक नहीं मिला है, तो नल्ली पैरस औरतों को ज्यादा ओवरिन कैंसर होता है। म्यूटेशंस इन दी ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन 1 and 2 और फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया था, सीए एंडोमेट्रियम, सीए ब्रेस्ट और सीए ओवरी अगर किसी औरत को है तो उसकी फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव्स, उसकी मदर, सिस्टर या डॉटर, उनको तीनों में से कोई भी कैंसर हो सकता है। अगर उसकी सेकेंड डिग्री फीमेल रिलेटिव्स हैं, जैसे मासी, बुआ या मामा की बेटी या चाचा की बेटी, ये जो रिलेशंस हैं, तो उसकी वजह से सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स अगर दो भी ओवरिन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, तो इस लड़की को, अगर 2 रिलेटिव्स ऐसे पीड़ित हैं, तो इस लड़की को 30 से 35% चांस है कि उसको इन तीनों में से कोई भी कैंसर हो सकता है। तो ये हमने सी एंडोमेट्रियम में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने आपके लिए रिवाइज किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने बताया कि इटियोलॉजी इज द स्कार्स ऑन द ओवरिन ट्यूमर, और इसलिए ये जो स्कार्स का जो असर आता है वो 6 to 7 डिकेड में आता है, और ये करता है सरफेस एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर्स। तो सरफेस पे जो ओवरिन ट्यूमर्स होते हैं वो एपिथेलियल इंजरी की वजह से होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। और इसके एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं कि अगर ओवरी में कैंसर है और एपिथेलियल कैंसर है, तो उसकी वजह से इंक्रीज इन CA-125 होता है। ये नॉट स्पेसिफिक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर CA-125 हो तो वो केवल ओवरिन कैंसर ही इस औरत को निकलेगा। CA-125 आप जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस में भी हाई होता है, और फीवर में, ट्यूबरक्लोसिस में, गट कैंसर में भी हाई हो सकता है। तो CA-125 एक फॉलो अप टूल के जैसे यूज होता है ओवरिन ट्यूमर्स में। मान लीजिए किसी औरत का 10 सेंटीमीटर का ओवरिन ट्यूमर है, CA-125 2000 है, और जब मैंने ट्यूमर निकाल दिया उसके बाद CA-125 हो गया 50, तो मुझे पता है कि मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है, और अब CA-125 गिर गया है, तो इससे मुझे उसका कॉन्फिडेंस होता है कि ट्यूमर्स पूरा निकल चुका है।
तो C185 एक फॉलोअप टूल के लिए ज़्यादा महत्व है, ना कि डायग्नोस्टिक टूल, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होता है किसी एक बीमारी के लिए, जैसे कि कई बीमारियों में देखा जाता है C125। पर हाँ, सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होती हैं? प्री मेनोपॉजल औरत जिसको अभी तक उसके पीरियड्स चल रहे हैं, तो अगर उसकी वैल्यू मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट्स है C125 की, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। और अगर पोस्ट मेनोपॉजल औरत है तो मोर देन 35 इंटरनेशनल यूनिट्स ही ये ज़्यादा माना जाता है। मोर देन 35 इज सिग्निफिकेंट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। तो सिम्टम्स एक ओवरियन ट्यूमर्स के क्या हैं? ओवरियन ट्यूमर्स आपको थोड़ा समझना होगा कि जब भी आप पैथ लैब में गए हैं, आपने वहाँ पे ओवरियन ट्यूमर जरूर देखे होंगे, और जितने भी आपने पैथ लैब के जितने भी स्पेसिमेन देखे होंगे, सबसे बड़ी बोतल जो होती है जिसमें स्पेसिमेन होता है वो ओवरियन ट्यूमर का होता है। ओवरियन ट्यूमर्स आर नोन टू बी द बिगेस्ट ट्यूमर्स ऑफ मैनकाइंड, तो उसी के वजह से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मैं 2004 में एक जूनियर कंसल्टेंट था, तब मैंने एक ओवरियन ट्यूमर निकाला था 23 kg का, और वो इतना बड़ा ट्यूमर था कि मुझे लग रहा था कि इस ट्यूमर से औरत चिपकी हुई है, ना कि इस औरत में एक ट्यूमर है। इतना बड़ा ट्यूमर था, पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं से नहीं था। वो मैंने 2004 में निकाला था, और कुछ 99 में रिकॉर्ड बन चुका था कि जो सबसे बड़ा इंसानियत का ट्यूमर कभी भी निकला था वो 300 पाउंड मतलब 136-139 kg का ट्यूमर है, जो इंसानियत में ओवरियन ट्यूमर निकल चुका था तब तक। तो इतने बड़े ओवरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं। आप यूट्यूब में डाल सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्यूमर, और आपको एक ओवरियन ट्यूमर दिखाया जाएगा। तो ओवरियन ट्यूमर्स इतने बड़े हो जाते हैं, तो मेन जो उसका जो सिम्टम है, इट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द ट्यूमर। तो लार्ज साइज की वजह से ब्लोटिंग होगा, डिस्टेंशन होगा, कंप्रेशन ऑफ ब्लैडर, बावल। तो कंप्रेशन सिम्टम्स या कंपैक्शन सिम्टम्स और ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, ये सारे वो कारण हैं। अगर मैलिग्नेंसी है तो उसके साथ वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब भी हो सकता है। और याद रखिए कि अगर कोई ग्रोथ बहुत रैपिड है तो इट इज़ लाइकली टू बी मोर मैलिग्नेंट। ये बेसिक रूल्स हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ ओवरियन ट्यूमर करने के लिए द बेस्ट इमेजिंग इज द MRI। हम गायनी में हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी गायनी का कोई लीजन है तो MRI इज बेटर देन CT, बट ये एक ऐसा थंब रूल नहीं है, ज़्यादातर ये करेक्ट होता है। बेस्ट इमेजिंग इज MRI, बट यूजली जो हमारा फर्स्ट इमेजिंग टेक्निक है वो है अल्ट्रासाउंड, और वो फेयरली एडिक्वेट होता है ओवरियन ट्यूमर का डायग्नोसिस। और ये भी डायग्नोसिस करने के लिए कि अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि शायद ये मैलिग्नेंट होगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कई बार फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी, जैसे कि ओवरियन ट्यूमर दोनों ओवरी में है और उसके सरफेस पे इरेगुलरिटीज या प्रोजेक्शंस हैं, और सिस्टिक एंड सॉलिड एरियाज। अगर एक ओवरी में सिस्टिक फील और सॉलिड फील दोनों हैं और अल्ट्रासाउंड में दिख रही है, तो उसका मतलब होता है वैरीगेटेड, सिस्टिक पानी वाली फीलिंग और एक सॉलिड वाली फीलिंग दोनों अगर साथ में एक ओवरियन ट्यूमर में अल्ट्रासाउंड में दिख रही है, तो उसको वैरीगेटेड बोलते हैं। वैरीगेटेड अपीयरेंस मतलब इट इज लाइकली टू बी मैलिग्नेंट। और फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी है कि अगर सेप्टे हैं, जैसे ओवरियन ट्यूमर्स में ऐसे लॉकुलाई बने होते हैं, और ये जो लॉकुलाई बने होते हैं इसमें ये जो सेप्टम बने हुए हैं, ये जो सेप्टे हैं, अगर ये सेप्टे दिख रहे हैं आपको, सेप्टेटेड ट्यूमर इज मोर लाइकली टू बी मैलिग्नेंट, स्पेशली अगर वो मोर देन 3 मिलीमीटर थिक होते हैं, तो इसका मतलब मैलिग्नेंसी का चांस बढ़ता है। और अगर एसाइटिस है, अल्ट्रासाउंड में एसाइटिस दिखती है, तो फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी हैं। तो ये हमें मदद करते हैं MRI या अल्ट्रासाउंड में जो फीचर्स हैं, जिससे हमें मैलिग्नेंसी का चांस ऑपरेशन से पहले पता चल जाता है। हमें पता होता है कि हम ऑपरेट करने जा रहे हैं तो कौन सा ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास एक रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स का एक पूरा चार्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स जो सजेस्ट करते हैं कि औरत को मैलिग्नेंसी हो सकती है, मल्टी लॉकुलेटेड, मतलब जैसे मैंने बताया ना, अभी दिखाया था कि 3-4 लॉकुलाई हैं और सेप्टम है और सॉलिड एरियाज हैं, सिस्टिक एरियाज के साथ सॉलिड एरियाज हैं, और ट्यूमर बायलैटरल है, एसाइटिस है, और मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स भी अगर दिख रहे हैं, तो ये फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी हैं। तो अगर ये देखे जाते हैं तो देखिए, अगर कोई फीचर नहीं है तो 0 पॉइंट्स हैं, एक फीचर है तो 1 पॉइंट है, और अगर एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 एक से ज़्यादा अगर फीचर्स आते हैं तो 3 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर मीनोपॉजल औरत है तो उसको 3 पॉइंट दिए जाते हैं, और अगर प्री मीनोपॉजल है तो 1 पॉइंट दिया जाता है। और इन सब के साथ हम लोग CA-125 के लेवल्स भी देखते हैं। अगर वो जो भी एब्सोल्यूट लेवल्स हैं CA-125 के, मान लीजिए 20 है, तो उसको इनसे गुना किया जाता है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स हमें पता चलता है, A इंटू B इंटू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ CA-125। अगर वो 250 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि ओवरियन ट्यूमर है
तो डायग्नोसिस के बाद इसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑल कैंसर्स इन गायनी या स्टेज सर्जिकली एक्सेप्ट सीए सर्विस विच इज स्टेज क्लिनिकली। तो मैं ओवरिन ट्यूमर्स का डायग्नोसिस करने के लिए जो स्पष्ट रूप से मुझे पता चलेगा वो है एक स्टेजिंग लैप्रोटमी से। आजकल स्टेजिंग लैप्रोटमी हैज बिकम स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, पर हाँ स्टेजिंग लैप्रोटमी हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि कई बार ओवरिन ट्यूमर इतना बड़ा होता है कि लैप्रोस्कोपी से आप निकाल ही नहीं सकते। हमने बहुत बड़े ट्यूमर निकालने हैं लैप्रोस्कोपी से, बट अगर 10 kg, 15 kg, 23 kg ऐसे ट्यूमर होंगे तो उसमें आपको लैप्रोटोमी ही करनी होगी। तो लैप्रोस्कोपी कैन नॉट रिप्लेस लैप्रोटोमी का, बट लैप्रोस्कोपी इज अ नाइस वे ऑफ डूइंग मेनी सर्जरीज, बट लैप्रोटोमी का प्लेस तो सदा बाहर एक लैप्रोटोमी का एक अपनी जगह है, वो कभी नहीं हटने वाली है। तो हम करते हैं स्टेजिंग लैप्रोटोमी। हम पेट काट के देखते हैं कि ओवरी का ट्यूमर कहाँ कहाँ है। राइट ओवरी में है, उसके साथ दूसरी ओवरी इन्वॉल्व है कि नहीं, यूट्रस इन्वॉल्व है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं कि भाई पेट में और कौन सी जगह पे ये ट्यूमर का असर है। हम एक क्लॉकवाइज तरीके से हम अब्डोमेन की और पेल्विस का असेसमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम पेट काट के स्टेजिंग करेंगे, और स्टेजिंग के स्टेप्स क्या है। अब देखिए यहां पे मैं रैपिड रिवीजन में बहुत जल्दी सब कुछ खत्म करके निकल सकता हूं, पर एक कैरी होम मैसेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैं बोलूं कि किसी को फाइब्रॉइड है और वो 45 साल की औरत है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, आप बोलते हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। अगर वही औरत 50 की है और फाइब्रॉइड है, आप कहेंगे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सैल्फिंगो ओफरेक्टमी। पर अगर ये ओवरिन ट्यूमर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब ओवरिन ट्यूमर में मैंने कहीं पे भी अभी तक नहीं लिखा है कि डू अ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी एंड बायलैटरल सैल्फिंगो ओफरेक्टमी। ऐसा नहीं होता ओवरिन ट्यूमर में। ओवरिन ट्यूमर में होता है कि आप पेट खोल के देखिए और ट्यूमर के हिसाब से हम इसको निकालेंगे और उम्र के हिसाब से निकालेंगे। मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए एक स्त्री है जो 70 साल की है, उसको ओवरिन ट्यूमर है। आपने अनुमान लगाया कि ये एक 10 kg का ओवरिन ट्यूमर लग रहा है। जैसे ही आपने पेट खोला और देखा कि राइट ओवरी तो इन्वॉल्व है, लेफ्ट ओवरी ठीक है, यूट्रस ठीक है, और पेट में कहीं पे भी बवल में, ब्लैडर में और लिवर में, स्प्लीन में कहीं पे भी और कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसका क्या मैनेजमेंट है। 70 साल की औरत है, आप इस ओवरी को तो निकाल देंगे जिसमें ट्यूमर है, जो दूसरी ओवरी उसको भी निकालेंगे क्योंकि बाद में उस ओवरी में आ सकता है ना ट्यूमर, और बीच में यूट्रस है उसे तो निकालना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीज तो सब ठीक है, तो बंद करके आ जाइए। अब इस औरत में सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या था कि हमने एक साइड की तो ओवेरियोटमी या ओफरेक्टमी बोल दीजिए आप, कर ली, दूसरी साइड की भी ओफरेक्टमी करी और यूट्रस निकाल दिया। पर यही लड़की अगर 20 साल की थी और जिसको राइट साइड में ओवरी ट्यूमर था और लेफ्ट साइड की ओवरी नॉर्मल थी, तो इसमें क्या करेंगे। इसमें तो आपको ओवरी बचानी पड़ेगी ना, नॉर्मल वाली लेफ्ट वाली। तो उसमें यूनिलैटरल ओफरेक्टमी करेंगे और दूसरी वाली ओवरी को बचाएंगे, यूट्रस को बचाएंगे, और इसको फॉलोअप में रखेंगे ताकि ये लड़की जब विवाहित हो जाए उसके बाद इसको बच्चे हो जाएं, इस ओवरी को इस्तेमाल करे। उसके बाद देखेंगे कि ओवरी की हालत क्या है, तब इसे निकालना है नहीं निकालना, उसका निश्चय लिया जाएगा। तो याद रखिए कि जिस उम्र की पेशेंट है और जिस स्टेज का ट्यूमर है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। चलिए फिर से वापस जाते हैं उस 70 साल की औरत में। उसको ओवरी में ट्यूमर है राइट साइड, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, यूट्रस में कुछ नहीं है, पर एक छोटी सी ग्रोथ है जो डुओडेनम में है, एक छोटी सी ग्रोथ जेजुनम में भी है। तो इसमें आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें आपको डुओडेनम की ग्रोथ को निकालना पड़ेगा, रिसेक्शन एनास्टमोसिस, बाउल में भी रिसेक्शन एनास्टमोसिस करना पड़ेगा, लिवर में अगर छोटी सी ग्रोथ है तो पार्शियल रिसेक्शन ऑफ लिवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमल डीबल्किंग क्या हुई, इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रा सर्जरी अपार्ट फ्रॉम जस्ट ओफरेक्टमी एंड हिस्टेक्टमी। तो जो स्टेज होती है उसके हिसाब से हम ऑप्टिमल रिमूवल, मैक्सिमल साइटो रिडक्शन करते हैं। तो ये सारे शब्द मैं यहां लिख चुका हूं। ओवरिन ट्यूमर में पेट काटो और जो उस स्टेज ऑफ ओवरिन ट्यूमर के लिए जो सही मात्रा में हमें टिश्यू निकालने हैं वो हम निकालेंगे, जो अनुकूल है उस स्टेज के लिए और उस एज के लिए वो हम सर्जरी करके आएंगे। तो याद रखिए उसको, और वो जो हम टिश्यूज ले जाते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, उससे हमारी स्टेजिंग पूरी निर्धारित होती है। तो इसलिए आपसे ये मैं इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टेजिंग लैप्रोटमी। बल्कि आपसे ये पूछा जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ स्टेजिंग लैप्रोटमी एक्सेप्ट। तो ये प्लीज जरूर समझिए। चलिए
हम आपको ये सब जो लिखा है उसको हम पहले समझाते हैं कि कोई भी एक ओवरिन ट्यूमर है, मान लीजिए जो यूजुअल केस है, जो 70 साल की औरत है, उसका मैं पेट काटता हूं, जैसे ही पेट काटता हूं और पेट को खोलता हूं तो अगर पेट में एसाइटिस है, उस एसाइटिस को मैं भेज देता हूं साइटोलॉजी के लिए, कलेक्ट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि राइट ओवरी में ट्यूमर है। मान लीजिए वो मैलिग्नेंट है, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैलिग्नेंट सेल्स एसाइटिस में तो नहीं आ गए हैं, तो एसाइटिस को भेजता हूं। अगर एसाइटिस नहीं है, मैं पेट खोल के देखता हूं, ट्यूमर दिख रहा है पर एसाइटिस नहीं है, फ्री फ्लूइड नहीं है, तो मैं वॉशिंग्स लेता हूं। मैं एक सलाइन की बोतल लेता हूं, पाउच ऑफ डगलस, पैराकोलिक गटर, राइट साइड पैराकोलिक गटर, लेफ्ट साइड अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, इन सारी एरियाज को साफ करता हूं और वो जो सलाइन होता है उसको मैं साइटोलॉजिकली भेजता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ओवरी की जो सरफेस है, ओवरी में जो अगर मैलिग्नेंसी है, उसके सेल अगर पेट में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर पेट में आते हैं तो मेरी स्टेजिंग आगे की हो जाती है, स्टेज 1 से 1C हो जाती है। फिर मैं देखता हूं कि जो राइट साइड ओवरिन ट्यूमर है उसके साथ अब और कौन कौन से अंग हैं जो पेट में और पेल्विस में इन्वॉल्व हैं। तो एक क्लॉकवाइज मैनर में हम जाते हैं। तो राइट साइड ओवरिन ट्यूमर है तो मैं राइट इलियाक फोसा और राइट पैराकोलिक गटर और hepatic flexure of the colon, transverse colon, under surface of diaphragm, splenic flexure, descending colon, left paracolic gutter, left iliac fossa और फिर पाउच ऑफ डगलस। एक क्लॉकवाइज मैनर में पूरे एब्डोमेन को एसेस करता हूं और देखता हूं कहां कहां पे ग्रोथ है। और जब मैं असेसमेंट कर रहा होता हूं तो अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम से मैं स्क्रैप करके सैंपलिंग लेता हूं, पेरिटोनियल बायोप्सीज लेता हूं। कहीं पे भी अगर मुझे कोई ग्रोथ दिखते हैं तो उसे तो हटाना ही है। अगर मैं जो ओवरिन ट्यूमर है उसको रिमूव करना तो बड़ा आसान काम है कि ओवरी को तो निकालना ही होगा, और 70 साल की औरत है तो दूसरी ओवरी यूट्रस भी निकाल देंगे। और कहीं पे अगर कोई ग्रोथ नहीं है, केवल पेल्विस में एक ओवरी, राइट ओवरी में ग्रोथ थी और कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है, ध्यान दीजिए, पर मेरे दिमाग में कीड़ा है कि भाई एसाइटिस तो मैंने भेज दी, एसाइटिस में सेल पॉजिटिव है नेगेटिव बाद में देखेंगे, रिपोर्ट आएगी पैथ लैब से, पर मुझे एक शक ये भी है कि हो सकता है कि राइट ओवरी में से कोई कैंसर के सेल निकल के बवल में माइक्रोस्कोपिकली जा रहे हैं या ओमेंटम में माइक्रोस्कोपिकली जा रहे हैं, लिवर में जा रहे हैं, जो मुझे दिख नहीं रहे हैं। अभी ऑब्वियस कोई ग्रोथ नहीं है, बट माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस हो सकती है। अगर माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस, वो मैं कैसे पता करूंगा? मुझे बहुत सारी बायोप्सी लेनी पड़ेंगी ना पूरे पेट की। देखने में सब कुछ ठीक है, मैंने स्टेजिंग लेप्रोटोमी करी, राइट ओवरी में ट्यूमर है और बाकी पूरे असेसमेंट में कोई ऑब्वियस ग्रोथ नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है, बट मेरे को एक शक है कि माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ तो कुछ हो सकती है। अब माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ के लिए कहां कहां बायोप्सी लूंगा? कहीं मत लीजिए। अगर माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ का असेसमेंट करना है और ऑब्वियसली कुछ दिख नहीं रहा है तो सिर्फ एक जगह की बायोप्सी लेनी है जिससे मुझे पता चल जाएगा, और वो जगह है ओमेंटम की। ओमेंटम अपने आप आकर्षित करता है मेटास्टेसिस को। आपको पता है ना कि ओमेंटम इज द एब्डोमिनल पुलिसमैन। कहीं पे भी एब्डोमेन में गड़बड़ होती है तो ओमेंटम वहां पे पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार हम परफोरेशन ऑफ यूट्रस के लिए कोई केस आता है विद पेन एब्डोमेन, हम उसे 5-6 दिन बाद अगर मेरे पास आता है, मैं खोल के देखता हूं तो ओमेंटम यूट्रस के फंडस पे चिपका मिलता है। सर्जरी में देखिए, कभी किसी को डुओडेनल परफोरेशन के लिए सर्जरी की जाती है, ओमेंटम वहां भी चिपका मिलता है। तो ओमेंटम एक एब्डोमिनल पुलिसमैन के जैसे बिहेव करता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो ओमेंटम वहां पहुंच जाता है। तो मैं सोचता हूं कि अगर राइट ओवरी में कैंसर है तो अगर उसके कैंसर सेल्स हैं वो सबसे पहले कहां जाएंगे? ओमेंटम में जाएंगे। एब्डोमेन में सबसे पहले मेटास्टेसिस ओमेंटम में जाती है। ये एक बेसिक रूल है, क्योंकि एब्डोमेन में ओमेंटम की आदत है कि जो भी कहीं पे कुछ मुसीबत है उसको अपने आप वो अपने ऊपर मोल ले लेता है। तो हम करेंगे सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी। हमने ओवरिन ट्यूमर निकाला, दूसरी ओवरी निकाली, यूट्रस निकाल दिया और सब कुछ नॉर्मल है, तो हम ओमेंटम को पूरा निकाल के भेज देंगे पैथ लैब। वो देख के बताएंगे कि माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस है कि नहीं, और अगर ओमेंटम इन्वॉल्व होता है तो स्टेज 3 हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक है कि मैक्रोस्कोपिक है वो बाद में देखेंगे, बट स्टेज 3 डिजीज हो जाती है। तो ये देखिए, ये सारी चीजें लिखी हैं। वर्टिकल एब्डोमिनल इंसिशन, रिमूव द ओवरिन ट्यूमर इंटैक्ट, एसाइटिस एंड वॉशिंग सेंट फॉर साइटोलॉजी, क्लॉकवाइज एक्सप्लोरेशन ऑफ द एब्डोमेन, पेरिटोनियल बायोप्सी, सैंपल द डायफ्राम, सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी, और जो चीज मैंने अभी नहीं बताई थी वो थी रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड सैंपलिंग। पेल्विक एंड पैरोटिक लिम्फ नोड्स को लिया जाता है। अगर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो फिर से स्टेज 3A हो जाती है हमारी स्टेजिंग।
तो ये है बेसिस ऑफ स्टेजिंग ऑफ ओवरियन ट्यूमर्स। तो अब देखिए ओवरियन ट्यूमर्स की स्टेजिंग में आपको बता रहा हूं। स्टेज 1 इज लिमिटेड टू द ओवरी, स्टेज 1A इज 1 ओवरी, 1B इज बोथ द ओवरीज। अब 1C है कि अगर एक ओवरी या दोनों ओवरी इन्वॉल्व हैं, उसके साथ अगर सर्जिकल स्पिल हो जाए, जब मैं ओवरी को काट के निकाल रहा था और ओवरी मेरे हाथ से फट गई या मेरी कैंची से कट गई और उसमें से जो अंदर मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो निकल के पेट में गिर गए, तो मैंने तो सलाइन लेके सब कुछ साफ कर देना है, बट हो सकता है कि थोड़े डिपॉजिट्स बन जाएं। तो अगर मेरी वजह से एब्डोमेन में सेल स्पिल हो जाते हैं तो ये स्टेज 1A से 1C1 हो जाती है स्टेज। अगर सरफेस पे ग्रोथ है तो 1C2, और अगर मैलिग्नेंट एसाइटिस जो भेजी थी मैंने, याद है जो एसाइटिस भेजी थी उसमें मैलिग्नेंट सेल आ जाएं, या जो वॉशिंग भेजे थे उसमें मैलिग्नेंट सेल आ जाएं, तो हो जाता है 1C3। फिर अगर ग्रोथ ओवरी से निकल के पेल्विस में दूसरे ऑर्गन्स में चली जाए, जैसे कि यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, तो वो है 2A। और अगर चले जाए यूट्रस एंड ट्यूब्स के अलावा जो दूसरे ऑर्गन हैं, देखिए इसको मैंने ग्रीन में लिखा है और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, अदर पेल्विक ऑर्गन्स। नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट इन CA एंडोमेट्रियम, आप बोलेंगे 4A, इन CA सर्विक्स फिर आप बोलेंगे 4A, इन CA ओवरी आप बोलेंगे 4A। देखिए 4 तो कुछ और है यहाँ पे, और यहाँ पे 2B अदर पेल्विक ऑर्गन्स दिया हुआ है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अदर पेल्विक ऑर्गन्स इज स्टेज 2B। और अदर पेल्विक ऑर्गन्स ओवरी, यूट्रस और ट्यूब्स के अलावा क्या क्या हैं, ब्लैडर है, रेक्टम है, पेल्विक लिम्फ नोड्स है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में, आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन है, तो स्टेज 2B को मार्क करके रख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। नीट और INI-CT वालों को तंग करते हैं इस क्वेश्चन पे, इस स्टेजिंग पे। और अगर ग्रोथ आ जाती है एब्डोमेन में, अब एब्डोमिनल विसरल इन्वॉल्वमेंट है, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल विसरल इन्वॉल्वमेंट। आप पूछेंगे कि सर देखिए एसाइटिस भी तो एब्डोमेन में होती है, तो एसाइटिस में अगर सेल आ गए तो एब्डोमिनल स्टेज नहीं हुई? जी नहीं, एसाइटिस इज फ्लूइड इन द एब्डोमेन जिसमें सेल्स आ गए। अगर एब्डोमिनल ऑर्गन में ग्रोथ आती है तब होता है, जो ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट होती है तब स्टेज 3 होती है। तो ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए हम बायोप्सीज ले चुके हैं। अगर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो स्टेज 3A1 है। अब रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड अगर 10 मिलीमीटर से कम है तो A1 का 1 माना जाता है, और 10 मिलीमीटर से बड़ा है तो A1 का 2 माना जाता है। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ये स्टेजिंग। आपसे मोस्टली यही पूछेंगे कि रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज स्टेज 3A एंड 3A1 याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब स्टेज 3A2 क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एब्डोमिनल इन्वॉल्वमेंट आ गया। याद है जो मोमेंटम भेजा था, वो पैथ वाला बोलता है कि देखो इसमें माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस है, तो वो स्टेज 3A2 हो जाता है। अब मैक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट है जो आपको दिख रहा था जब आपने सर्जरी करी, पर वो 2 सेंटीमीटर से कम है, और मैक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट है जो 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो वो हो जाता है स्टेज 3C। और सुपरफिशियल लिवर एंड स्प्लीन डिपॉजिट्स, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टेजिंग। तो याद रखिए कि लिवर में जो डिपॉजिट्स हैं, देखिए मैं अपना लिवर निकाल के आपको दिखा रहा हूं, अगर लिवर के सरफेस पे ग्रोथ है तो वो स्टेज 3C होता है। बट वही ग्रोथ अगर लिवर के सरफेस के साथ अगर कोई लिवर के पैरेन्काइमा, डीप लिवर के टिश्यू में अगर उसकी परत पे ग्रोथ है तो वो स्टेज 3C होता है। पर अगर उसके स्ट्रोमा में, उसके पैरेन्काइमा में, लिवर में या स्प्लीन में ग्रोथ है तो वो सबसे बुरी स्टेज मानी जाती है, और वो हो जाता है स्टेज 4B। ठीक है, और स्टेज 4B में ही इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो स्टेज 4B कहलाई जाती है। याद रखिए एक नई स्टेजिंग आई थी कुछ सालों पहले, और वो है मैलिग्नेंट सेल्स इन द प्लूरल एफ्यूशन। अगर मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूशन है तो वो स्टेज 4A कहलाया जाता है। चलिए, तो हमने सर्जरी करी और सर्जरी के साथ हमने जितना निकाल सकते निकाल दिया, बाद में हमें स्टेजिंग पता चली जो हमने सर्जिकल स्टेजिंग करी है। तो स्टेजिंग करने के बाद हम देखते हैं कि अगर स्टेज 1C से ज़्यादा स्टेज आ रही है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब कीमोथेरेपी देना अनिवार्य है। 6 से 8 साइकिल हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, और कीमोथेरेपी ज़्यादातर सिस्प्लैटिन बेस्ड होती है। सिस्प्लैटिन बेस्ड काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की और जर्म सेल ट्यूमर्स के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मैंने देखा नहीं कीमोथेरेपी डिटेल में पूछते हुए, तो अभी रैपिड रिवीजन में हम उसको थोड़ा मिस करेंगे। और सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी इतना याद रखिए। अब ये जो कीमोथेरेपी है ये हाई रिस्क वैरायटी के साथ ज़्यादा दी जाती है। अगर मेटास्टेसिस हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं तो हम ज़्यादा कीमोथेरेपी देने में विश्वास रखते हैं। और ये भी याद रखिए कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं सर्जरी के बाद, उसे बोला जाता है एडजुवेंट कीमोथेरेपी।
पर कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर एक बहुत बड़ा सा दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली मैलिग्नेंसी के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आपको लगता है कि जब मैं पेट खोलूंगा तो मुझसे सर्जरी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि सब कुछ बहुत बुरी तरह से चिपका होगा, इनऑपरेबल निकल सकता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा चांस देते हैं कि क्यों ना मैं पहले कीमोथेरेपी दे दूं, क्योंकि देखने में तो लग ही रहा है। कई बार मैं एफएनएसी देख के देख लेता हूं कि अंदर कैंसर तो है ही, तो मैं कोशिश करता हूं कि कीमोथेरेपी से इसको थोड़ा सा इलाज पहले दे देता हूं। हो सकता है कीमोथेरेपी से ग्रोथ थोड़ी कम हो और थोड़ा सा पेशेंट बेटर हो जाए, उसकी थोड़ी फिजिकल हेल्थ और अच्छी हो जाए, तो मैं शायद इसकी सर्जरी आराम से कर पाऊँ। तो अगर सर्जरी से पहले मैं कीमोथेरेपी देता हूँ और फिर बाद में सर्जरी करता हूँ तो उसे बोला जाता है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो ये नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी आपका एक नीट एग्जाम का क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या होता है, सर्जरी से पहले अगर मैं कीमोथेरेपी दूं। अब ये भी हो सकता है कि कई बार मुझे लगता है कि इस औरत का जो ओवरिन ट्यूमर है बहुत बड़ा है और ऑब्वियसली मैलिग्नेंट लग रहा है, मेरे अल्ट्रासाउंड का जो मेरा जो असेसमेंट है और एक एफएनएसी करके देखते हैं कि प्रूव हो जाता है कि कैंसर है। अब देखने में लग रहा है कि पेशेंट बहुत सिक है और इतना एडवांस ट्यूमर लग रहा है अल्ट्रासाउंड में कि मैं शायद सर्जरी कर ही नहीं पाऊंगा। तो कई बार हम कीमोथेरेपी पहले दे देते हैं और देखते हैं कि 6 साइकिल कीमोथेरेपी देने से थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है और पेशेंट बेटर होने लगती है, तो हम चांस ले सकते हैं सर्जरी करने का। तो अगर सर्जरी से पहले मैं कीमोथेरेपी दे दूं, उसे बोला जाता है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, कीमो बिफोर सर्जरी। ये आपका एक एमसीक्यू आया था नीट एग्जाम में 2023 में कभी। और हम क्या कर सकते हैं ओवरिन ट्यूमर्स में, क्या हम ओवरिन ट्यूमर में रेडियोथेरेपी दे सकते हैं? देखिए, रेडियोथेरेपी का ओवरिन ट्यूमर में कोई यूज नहीं है। मैं यहां तक लिख देता हूं कि इट इज यूजलेस इन ओवरिन ट्यूमर्स। इतने बड़े ओवरिन ट्यूमर्स होते हैं और इसकी रेडिएशन की पेनिट्रेशन पे और बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो टिश्यू नेक्रोसिस होता है तो रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करता है, तो इसलिए रेडियोथेरेपी इज़ यूजलेस इन ओवरिन ट्यूमर्स। अब ये बोलने के बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है कि ओनली रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी बता देता हूँ कि ओनली रेडियो सेंसिटिव ओवरिन ट्यूमर इज द डिसजर्मिनोमा। तो डिसजर्मिनोमा, उसमें हम रेडिएशन दे सकते हैं, तो यूजलेस है एक्सेप्ट डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा में तो इतना अच्छा असर है रेडियोथेरेपी का कि कहते हैं कि जब रेडियोथेरेपी हम देते हैं डिसजर्मिनोमा में तो डिसजर्मिनोमा गायब हो जाता है। तो डिसजर्मिनोमा में तो रेडियोथेरेपी इतना अच्छा काम करती है कि डिसजर्मिनोमा में जब आप रेडियोथेरेपी देंगे तो ट्यूमर गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप निकलती है तो बर्फ पिघल जाती है, ऐसा असर आता है रेडियोथेरेपी का डिसजर्मिनोमा पे। चलिए आगे देखते हैं कि ये पैथोलॉजी क्या है ओवरिन ट्यूमर्स की। ओवरिन ट्यूमर्स की पैथोलॉजी मतलब कौन से टाइप के ओवरिन ट्यूमर्स है, क्योंकि ट्यूमर्स का हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, मैनेजमेंट का और डायग्नोसिस का। अब हमें देखने हैं कि जो ट्यूमर्स के जो एमसीक्यूज आपके आते रहते हैं, बहुत सारे जो वन लाइनर्स आते हैं, और ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है जिसको मैंने थोड़ा संक्षिप्त में आपको रैपिड रिवीजन में यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बट फिर भी ये एक एक लाइन कई बार आपके एग्जाम्स में आई हुई है, तो कोशिश करके इसको थोड़ा याद करेंगे। कई चीज़ें रटंत विद्या होती हैं, हम उसकी आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ग्रॉस नॉलेज भी हमें रखनी है समझने के साथ साथ। तो पैथोलॉजी ऑफ ओवरिन ट्यूमर, सबसे कॉमन ओवरिन ट्यूमर होता है एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, सरफेस एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर। और इसमें याद रखिए दे आर मोस्टली बायलैटरल एंड सीन इन ओल्डर वुमन, ठीक है। जैसे मैं बाद में अभी जर्म सेल ट्यूमर बताऊंगा, वो है यूनिलैटरल एंड यंगर वुमन। तो एपिथेलियल ट्यूमर्स bilateral older woman and germ cell tumors unilateral and younger woman। चलिए, अब इसमें एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर्स में सबसे कॉमन होता है सीरस सिस्टेडिनोमा। तो याद रखिए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ओवरिन ट्यूमर, एपिथेलियल ट्यूमर। एपिथेलियल ट्यूमर में सबसे कॉमन कौन सा है, सीरस सिस्टेडिनोमा। तो सबसे कॉमन ओवरिन ट्यूमर कौन सा है, सीरस सिस्टेडिनोमा। ये बायलैटरल होता है 50% केसेस में और मोस्टली मैलिग्नेंट होता है, और ये यूनिलॉक्युलर, एक लॉक्युलेटेड कलेक्शन होती है, वन लॉक्युलाई, यूनिलॉक्युलर ट्यूमर होता है, और इसमें साइज बहुत बड़ा होता है और इसमें समोमा बॉडीज भी दिखती हैं। वो कंसेंट्रिक लैमिनार कैल्सिफिकेशन आप लोग जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि समोमा बॉडीज कहाँ कहाँ होते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि दूसरे ट्यूमर्स कौन से हैं, म्यूसिनस ट्यूमर्स हैं, एंड म्यूसिनस ट्यूमर्स बहुत बड़े हो जाते हैं और ये मल्टी लॉक्युलेटेड होते हैं।
ये वो ट्यूमर है जो मैंने बताया था ना, जो सबसे बड़ा ओवरिन ट्यूमर निकला था, और मैंने भी जो 23 kg का ट्यूमर निकाला था वो म्यूसिनस ट्यूमर था। और ये मल्टी लॉकुलेटेड होते हैं, पर ये थोड़े कम मैलिग्नेंट होते हैं और कम बायलैटरल होते हैं। देखिए, ये जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर में जो सीरस सिस्ट एडेनोमा है वो 50% बायलैटरल होता है। ये जो म्यूसिनस ट्यूमर है ये 10% बायलैटरल होता है और ये कम मैलिग्नेंट होता है। पर इसमें देखा जाता है एक बहुत पिक्यूलर प्रेजेंटेशन, वो है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। सूडोमिक्सोमा मतलब अगर ओवरिन ट्यूमर जिसमें म्यूसिन है, अगर वो पेट के अंदर लीक करने लग जाता है या फट जाता है, तो म्यूसिन निकलते हुए, रिसते हुए पूरे पेट में म्यूसिन जमा हो जाएगी। म्यूसिन सारे अंगों को चिपका सकती है, फाइब्रोसिस इन द एब्डोमेन हो सकता है, और इतना प्रोटीन, म्यूसिन एक प्रोटीन होता है, उसका लॉस हो जाता है कि पेशेंट को सिवियर हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। तो म्यूसिनस ट्यूमर्स में सबसे कॉमनली, ओवरिन ट्यूमर्स में सबसे कॉमन कौन सा ट्यूमर है जो सूडोमिक्सोमा करता है? वो है म्यूसिनस ट्यूमर। आपसे ये भी पूछा गया था कि सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई का ओवरऑल सबसे कॉमन कारण क्या है? वो है एपेंडिकुलर कैंसर। तो एपेंडिकुलर कैंसर सबसे कॉमन कारण है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई का, और ओवरिन ट्यूमर्स में म्यूसिनस ट्यूमर सबसे कॉमन कारण है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई का। चलिए आगे देखते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात हो रही है, दो मैंने डिस्कस कर लिए। अब ब्रेनर ट्यूमर की बात करते हैं। ये भी ओल्ड ओवरीज में देखा जाता है, एंड ओल्ड औरतों में जब ये देखा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल सेल्स, ब्लैडर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और नेस्ट्स ऑफ दिस ट्रांजिशनल सेल्स आर नोन एज द वॉल्थार्ड इंक्लूजन बॉडीज। इसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखी जाती है। मतलब ब्रेनर ट्यूमर में थोड़ा ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन और पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग देखी जा सकती है। ये एक रबरी ट्यूमर है और इसमें पफ्ड व्हीट सेल्स, जो फुला हुआ जो गेहूं होता है उसके जैसे सेल्स होते हैं, मोस्टली बिनाइन होता है, और इसके साथ एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूशन भी देखा जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है सूडोमीक सिंड्रोम, ओवरिन ट्यूमर विथ एसाइटिस एंड प्लूरल एफ्यूशन। तो ये ओवरिन ट्यूमर जो ब्रेनर ट्यूमर है इसमें सूडोमीक होता है। तो पहले सूडोमीक समझाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये मीक सिंड्रोम तो आपको रटा होना चाहिए। मीक सिंड्रोम क्या है? फाइब्रोमा ऑफ द ओवरी विथ एसाइटिस एंड प्लूरल एफ्यूशन। ये क्लासिकल है मीक सिंड्रोम। ये आप प्लीज, आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, ये कई बार ना एक मीक सिंड्रोम एक क्वेश्चन आता है ताकि आपको 1 मार्क आराम से दे दिया जाए, तो ये मत भूलिएगा, फाइब्रोमा के साथ एसाइटिस एंड प्लूरल एफ्यूशन। अब फाइब्रोमा ओवरी के अलावा और बहुत सारे ओवरिन ट्यूमर्स हैं, और कोई भी और ओवरिन ट्यूमर के साथ अगर एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूशन है तो उसे बोला जाता है सूडोमिक सिंड्रोम। तो सूडोमिक सिंड्रोम का सबसे कॉमन कारण होता है ब्रेनर ट्यूमर। तो ये एमसीक्यू नीट का है। एमसीआई वालों के साथ बहुत बार ये मीक सिंड्रोम पूछा है, और नीट वालों के साथ ये पूछ लिया था एक बार कि ब्रेनर ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सूडोमिक सिंड्रोम। और भी कोई ट्यूमर भी हो सकता है, जैसे डर्मोइड के साथ प्लूरल एफ्यूशन और एसाइटिस हो सकता है, ग्रानोसा के साथ प्लूरल एफ्यूशन और एसाइटिस हो सकता है। ये सब कारण है सूडोमिक सिंड्रोम के, बट सबसे कॉमन कारण है ब्रेनर ट्यूमर। एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर भी एपिथेलियल ट्यूमर है, और ये 6 to 8% ऑफ एपिथेलियल ट्यूमर्स होता है, और इसमें जो ओवरिन सिस्ट में जब एंडोमेट्रोसिस टाइप के सिस्ट होते हैं वो भी एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स में गिने जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंसी नहीं है। चलिए, बॉर्डरलाइन ओवरिन ट्यूमर्स क्या है? अभी तक मैंने आपको एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर्स पढ़ाए हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाई है। अब ये जो मैंने आपको ट्यूमर्स बताए कि जैसे सीरस सिस्टेनोमा मैंने बताया था कि 50% पेशेंट्स में बायलैटरल होते हैं सीरस सिस्ट एडेनोमा, और मोस्टली मैलिग्नेंट होते हैं। तो अगर सीरस सिस्ट एडेनोमा बिनाइन है तो सिस्ट एडिनोमा बोला जाता है, और अगर मैलिग्नेंट है तो सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा बोला जाता है। पर बिनाइन और मैलिग्नेंट के बीच की एक सिचुएशन होती है बॉर्डरलाइन ओवरिन ट्यूमर्स, बॉर्डरलाइन एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बीच की एक स्टेज है। इसमें याद रखिए ये होते हैं लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल ट्यूमर्स, एलएमपी ट्यूमर्स हम लोग जैसे बात करते हैं। लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है इन ट्यूमर्स का, एंड जस्ट डूइंग सर्जरी इज एडिक्वेट ट्रीटमेंट फॉर दीज बॉर्डरलाइन एपिथेलियल ओवरिन ट्यूमर्स। जो भी मैंने अभी 3 आपको ओवरिन ट्यूमर्स बताए हैं, उनमें सब में बिनाइन, मैलिग्नेंट और बीच की एक स्टेज बॉर्डरलाइन
एपिथेलियल ओवरियन ट्यूमर स्टेज होती है। अब बॉर्डरलाइन एपिथेलियल ओवरियन ट्यूमर्स की जो स्टेज होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं कि देखिए, ये जो ओवरी की जो सरफेस है उसमें हाइपरप्लेसिया तो होता है और उसमें ये मैलिग्नेंट वाले सेल्स भी होते हैं, माइटोटिक फिगर्स भी होते हैं। देखिए सेल है, उसमें इतना बड़ा न्यूक्लियस है, तो देख के आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सेल में तो एक क्लियर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। इसमें देखिए बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं और आपको पता है कि भाई एपिथेलियम में मैलिग्नेंसी है और इसमें माइटोटिक एक्टिविटी दिख रही है आपको। अब क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं इनके स्ट्रोमा में, ओवरी का जो स्ट्रोमा है इसमें डिटैच्ड क्लस्टर्स ऑफ सेल्स आर सीन। यहां से डिटैच होके स्ट्रोमा में कहीं ना कहीं आपको ये क्लस्टर्स, इसके गुच्छे दिख रहे हैं, इन सेल्स के गुच्छे आपको दिख रहे हैं स्ट्रोमा में। पर याद रखिए कि एपिथेलियम से इन्वेजन करते हुए, यहां से इन्वेजन करते हुए, कंटिन्यूअस इन्वेजन करते हुए सेल्स आपको नहीं दिखेंगे बॉर्डरलाइन ओवरियन ट्यूमर्स में। डिटैच सेल क्लस्टर्स एक दो दिख जाएंगे, तो आपको इन्वेजन करते हुए सेल्स नहीं दिखेंगे इन बॉर्डरलाइन ओवरियन ट्यूमर्स। तो ये फीचर्स हैं जो लिखे हुए हैं और आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ अ बॉर्डरलाइन ओवरियन ट्यूमर्स। ठीक है, तो इनको याद रखिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग वैरायटी है जो नीट एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन होता था कुछ 4-5 साल पहले, अभी हाल में नहीं आया है, तो हो सकता है कि 2024-25 के किसी एग्जाम में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स, अब एक सेकंड वैरायटी मैंने शुरू करी है आफ्टर एपिथेलियल ट्यूमर्स, अब जर्म सेल वैरायटी पे आ रहे हैं। जर्म सेल वैरायटी जो है वो मैंने बताया था ना, यूनिलेटरल और यंगर वुमन में होते हैं एंड ये 20% ऑफ ऑल ओवरियन नियोप्लाज्म्स हैं। अब जर्म सेल ट्यूमर्स में सबसे कॉमन होते हैं टेरेटोमा, और टेरेटोमा 10% मैलिग्नेंट होते हैं किंतु 90% बिनाइन होते हैं। बिनाइन टेरेटोमास को हम लोग बोलते हैं डर्मॉइड या बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा। याद रखिए, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर टेरेटोमा। टेरेटोमा में 90% कौन से होते हैं? डर्मॉइड। तो सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है? डर्मॉइड। सबसे कॉमन ओवरियन ट्यूमर ओवरऑल कौन सा है? सीरस सिस्टेडिनोमा। सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है? डर्मॉइड। बिनाइन टेरेटोमा को हम लोग डर्मॉइड या बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा भी बोलते हैं। अब ये जो टेरेटोमा है, जो डर्मॉइड है, बिनाइन टेरेटोमा जो डर्मॉइड हम बोलते हैं, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा अपने पैथ लैब में। ये एक कट सेक्शन होता है एक ओवरी का, जिसमें आप लोग दांत देखेंगे, बाल देखेंगे। तो ये जो ट्यूमर है उसमें जो बाल होते हैं उनको देख के आप कभी नहीं भूलोगे कि भाई ओवरी में बाल कैसे उग रहे हैं, क्योंकि ये जो टेरेटोमा होता है जो बिनाइन टाइप का, जो डर्मॉइड होता है, इसमें सारे जर्म लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, सारे जर्म लेयर के डेरिवेटिव इस ट्यूमर में पाए जाते हैं डर्मॉइड में। तो इसलिए डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म जैसे बोन, टीथ, कार्टिलेज, सेबेशियस सिक्रीशंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेयर are seen in this, and 10 to 15% of these dermoids can be bilateral, and this is the most common tumor of pregnancy and also when there is a torsion of the ovary. Dysgerminoma is the most common germ cell malignancy. इस लाइन को प्लीज अच्छे तरह से अपने दिमाग में संकलित कर लीजिए, इसको नहीं मिस करना है। कई बार आप लोग इसका कुछ कुछ विपरीत आंसर दे देते हैं। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इज द डर्मॉइड, मोस्ट कॉमन जर्म सेल मैलिग्नेंसी इज द डिसजर्मिनोमा। ठीक है, इट इज 40 to 45% ऑफ ऑल दी जर्म सेल ट्यूमर्स और इट इज द ओनली बायलैटरल जर्म सेल मैलिग्नेंसी। फिर से 10 से 15% केसेस में ये बायलैटरल होता है, क्योंकि जर्म सेल ट्यूमर्स ज्यादातर यूनिलैटरल होते हैं। यहां पे ये बायलैटरल हो सकते हैं और ये लार्ज फ्लैशी ट्यूमर होता है और कई बार मैलिग्नेंट भी हो सकता है, और इसमें हाइपर कैल्सीमिया देखा जाता है और एसोसिएटेड विद डिसजेनिक गोनाड्स, डिसजेनेटिक गोनाड्स या फिर गोनाडल डिसजेनेसिस, जो आप लोग को पता है टर्नर सिंड्रोम एक एग्जाम्पल है गोनाडल डिसजेनेसिस का, उसमें देखा जा सकता है। अब इसमें डिसजर्मिनोमा में सेल्स होते हैं जिनको हम सेमिनोमा टाइप ऑफ सेल्स बोलते हैं। सेमिनोमा सेल्स में कौन से सेल होते हैं? डिसजर्मिनोमा टाइप के। तो ये आदान प्रदान सी सिचुएशन क्या है? तो औरतों में जब सेमिनोमा होता है उसे डिसजर्मिनोमा बोला जाता है। तो इनके सेल एक जैसे होते हैं,
आदमियों में सेमिनोमा, औरतों में डिसजर्मिनोमा। तो ये क्या सेल्स हैं? लार्ज पॉलीगोनल सेल्स विद अ क्लियर साइटोप्लाज्म, डार्क न्यूक्लियोलाई एंड बैक टू बैक अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। तो ये हैं सेमिनोमा टाइप ऑफ सेल्स। और इनमें जो डिसजर्मिनोमा होता है इसमें LDH बढ़ता है, प्लास्टिन एल्कलिन फॉस्फेटेज बढ़ता है और इवन HCG बढ़ जाता है। बट क्या नहीं बढ़ता है, ये आपका MCQ होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन सेमिनोमैटस ट्यूमर्स में नहीं बढ़ता है, जर्म सेल ट्यूमर्स में। अगर किसी को डिसजर्मिनोमा या किसी आदमी को सेमिनोमा है तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन कभी नहीं आएगा। ये आपका MCQ है पैथ वालों का। चलिए अब जर्म सेल ट्यूमर्स में और भी पढ़ते हैं, योग सैक ट्यूमर जिसको हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी बोलते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक जो ये एंडोडर्मल साइनस बनता है, एक क्लियर सा एरिया होता है, उसके साथ सराउंडिंग सेल्स होते हैं, तो वो होता है जो एंडोडर्मल साइनस देखा जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पैथ में, और इसको हम लोग शिलर डुवाल बॉडी भी बोलते हैं। ये यंग लड़कियों में देखा जाता है और इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। याद रखिए इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन तो बढ़ता है, बट योग सैक ट्यूमर्स का स्पेसिफिक होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये मार्कर स्पेसिफिक होता है। उसी प्रकार से एम्ब्रियोनल ट्यूमर है, ये भी यंग लड़कियों में देखा जाता है और पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन इसमें भी बढ़ता है, बट इसका स्पेसिफिक मार्कर HCG होता है। सेक्स कॉर्ड ओवरियन ट्यूमर एक और वैरायटी है। अब जो सेक्स कॉर्ड ओवरियन ट्यूमर्स हैं, सेक्स कॉर्ड ओवरियन ट्यूमर्स जो सेक्स कॉर्ड्स हैं, जिससे कि हमारा सेक्सुअल एक्सप्रेशन होता है, जैसे आदमी जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि एंड्रोजन्स होते हैं, सर्टोली लेडिक सेल्स। औरतों में स्त्रीपना क्यों होता है? ईस्ट्रोजन की वजह से, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो सेक्स कॉर्ड्स, ये सेक्स कॉर्ड्स में ग्रैनुलोसा सेल में ट्यूमर हो जाए, लेडिक सेल्स में ट्यूमर हो जाए, तो वो बोलते हैं सेक्स कॉर्ड ओवरियन ट्यूमर्स। तो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर देखते हैं, ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है ग्रैनुलोसा सेल। तो ओवरियन ट्यूमर, अगर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होगा तो उसमें ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन की वजह से हाइपरप्लेसिया और मेनोरेजिया होगा। और अगर जल्दी से ये किसी यंग लड़की में अगर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर हो जाए, 6-7 साल की लड़की में, तो उसको प्रिकॉशस प्यूबर्टी भी हो सकती है, पीरियड जल्दी आ सकते हैं। और ज़्यादा एंडोमेट्रियम की वजह से हाइपरप्लेसिया हो सकता है। सी एंडोमेट्रियम में मैंने आपको बताया था इटियोलॉजी में ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। अब ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में बता रहा हूँ कि ये बाद में कर सकता है हाइपरप्लेसिया एंड CA एंडोमेट्रियम। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स जो होते हैं, इनमें कार्ल एक्सनर बॉडीज होते हैं जो इंक्लूजन बॉडीज हैं। देयर इज दिस सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ दिस ग्रैनुलोसा सेल्स, और उसके अंदर एक इओसिनोफिलिक एक सेंट्रल एरिया होता है। तो ऐसे लगता है कि गुलाब की पत्तियों के जैसे अरेंजमेंट है। रोजेट ऑफ सेल्स ऑफ दिस ग्रैनुलोसा सेल्स, रोजेट्स, रोज की पत्तियों के जैसे अरेंजमेंट होता है। उसमें इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और इसका ट्यूमर मार्कर ईस्ट्रोजन नहीं, इसका ट्यूमर मार्कर इनहिबिन होता है। और सर्टोली लेडी ट्यूमर्स हैं जो अगर औरतों में हो जाएं तो एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं। और जाहिर है कि अगर लड़कियों को अगर एंड्रोजन बनाने वाले ट्यूमर होंगे तो उन्हें हिर्सुटिज्म और विरलाइजेशन की प्रेजेंटेशन होगी। और एंड्रोजन हाई होने की वजह से एंडोमेट्रियम एट्रोफी हो जाता है, एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स ही नहीं ग्रो करेंगे, तो इनको ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया भी हो सकता है। पर जो हिर्सुटिज्म है उसका ध्यान रखिए, इसमें ये जो लाइन है रैपिड ऑनसेट हिर्सुटिज्म, देखिए अगर PCOS का याद रखें कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म, पर बहुत जल्दी एक नॉर्मल लड़की थी, नॉर्मल औरत थी, और उसको कुछ ही 1-1.5 महीने में बहुत ज़्यादा हिर्सुटिज्म हो गया, 2 महीने में बहुत ज़्यादा हिर्सुटिज्म हो गया, इसे बोला जाता है रैपिड ऑनसेट हिर्सुटिज्म। और दैट इज एसोसिएटेड विद हाई एंड्रोजन्स कमिंग फ्रॉम ओवरिन ट्यूमर्स विच आर मेकिंग एंड्रोजन्स, इवन एड्रिनल ट्यूमर्स मेकिंग एंड्रोजन्स में रैपिड ऑनसेट हिर्सुटिज्म होता है। आगे देखते हैं। अब जो मेन 3 क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताई, और भी हैं बट कॉमन वाली पढ़ रहे हैं अभी हम। और एक ट्यूमर होता है जो ओवरी में एक सेकेंडरी होती है, जैसे कि CA स्टमक है, CA ब्रेस्ट है, वहां से अगर सेकेंडरी आ जाती है ओवरी पे तो उसे बोला जाता है क्रूकनबर्ग ओवरिन ट्यूमर। और सबसे कॉमन सेकेंडरी आती है CA स्टमक से। CA स्टमक से अगर सेकेंडरी आएगी तो CA स्टमक में होते हैं सिग्नेट रिंग सेल्स। सिग्नेट रिंग सेल्स जैसे कि एक अंगूठी होती है जिसमें एक छोटा सा मोती लगा होता है, जो एक एंगेजमेंट रिंग जैसे नहीं होती, एक छोटा सा बैंड जिसको बोलते हैं, और एक उसमें एक छोटा सा मोती लगा होता है। तो सिग्नेट रिंग सेल्स ऐसे होते हैं CA स्टमक में। तो जब ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर होता है, ये बायलैटरल ट्यूमर होता है, और उसका अगर आप हिस्टोपैथ में देखेंगे उसमें भी सिग्नेट रिंग सेल्स मिलते हैं। सो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी टू दी ओवरी इज फ्रॉम CA स्टमक। MCQ है आपका
ये बायलैटरल होता है 90% केसेस में, और ये एक मोस्टली एक फर्म ट्यूमर होता है। और नॉन न्यूप्लास्टिक ओवरियन सिस्ट क्या होते हैं? याद रखिए कि ओवरी में जब ट्यूमर होता है तो मैंने आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों बताए, पर कई बार ओवरी में थोड़ा पानी भर जाता है, एक सिस्ट लगता है, पर वो ट्यूमर नहीं होता है। अब मैं फिर से समझाता हूं। ट्यूमर का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। कहीं पे भी ग्रोथ हो जाए, न्यूप्लेसिया हो जाए, तो वो बिनाइन ग्रोथ हो सकती है या मैलिग्नेंट ग्रोथ हो सकती है। तो अभी तक मैंने आपको बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ओवरियन ट्यूमर्स का एक मिश्रण अभी दिखाया है, दिया है काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको। पर कई बार जो ओवरी में एक कलेक्शन होती है वो नई ग्रोथ नहीं होती, एक सिस्ट बन जाता है पर वो कोई नई ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए हम ट्यूमर तो लिख ही नहीं रहे यहाँ पे, हम लिख रहे हैं नॉन न्यूप्लास्टिक ओवरियन सिस्ट। मैंने नॉन न्यूप्लास्टिक ओवरियन ट्यूमर नहीं लिखा है, वो तो बात ही उल्टी हो गई ना। हम ओवरियन ट्यूमर की बात करनी खत्म कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ओवरी में कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई एक छोटी सी गांठ जैसे लगता है, पर वो कोई ट्यूमर नहीं होता है, ना बिनाइन ना मैलिग्नेंट, बस एक पानी की गांठ बनी हुई है। तो वो कब हो सकता है भाई? हर महीने हर स्त्री के शरीर में एक फॉलिकल बनता है, एक अंडा बनता है ना, तो फॉलिकल में ही तो अंडा होता है। तो ये फॉलिकल 18 से 20 मिलीमीटर का होकर फट जाता है। कई बार फॉलिकल फटता नहीं है, 30 मिलीमीटर तक का हो जाता है। 30 मिलीमीटर अर्थात 3 सेंटीमीटर का हो गया। अगर कोई ओवरी में कलेक्शन 3 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए तो उसे हम सिस्ट बोल देते हैं। तो एक फॉलिकुलर सिस्ट होता है। फॉलिकुलर सिस्ट आपको कई बार दिख सकता है। अगर फॉलिकल फट के कॉर्पस्क्यूटम बन जाए और कॉर्पस्क्यूटम अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो कॉर्पस्क्यूटल सिस्ट बन जाता है। कई बार हाई एचसीजी की वजह से थिकालुटिन सिस्ट हो जाते हैं, और कई बार रप्चर होके जो ब्लड पाउच में गिरना है ओवरी में इकट्ठा हो जाता है तो हेमोरेजिक सिस्ट हो जाता है। ये सब किसी भी औरत को उसकी पूरे जीवन में एक आध बार हो सकता है। फॉलिकुलर सिस्ट तो काफ़ी कॉमन होता है। तो अगर किसी को फॉलिकुलर सिस्ट 3, 3.5, 4 सेंटीमीटर का है भी, और अगर आपने अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस कर लिया है, तो उसका सिर्फ एक इलाज है कि 2 महीने 3 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करके देखिए, ये अपने आप गायब हो जाते हैं। इनमें प्लीज़ सर्जरी मत कीजिए, सर्जरी करके इनकी ओवरी मत निकाल दीजिए। ओवरी निकालना एक जुर्म माना जाता है 50 साल से पहले। अगर उस ओवरी में कुछ गलत नहीं है और आपने फालतू में उसका ओवरेक्टमी कर दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी मैलिग्नेंसी के, तब आपको केस भी कर दिया जा सकता है बाय द पेशेंट, क्योंकि ओवरी का फंक्शन होता है 50 साल की उम्र तक, और शरीर का स्त्रीपना उस ओवरी की वजह से है। तो जब तक उसमें कोई सिद्ध कारण नहीं है, ओवरी को नहीं निकाला जाता, तो इनके लिए तो बिल्कुल नहीं निकालना होता। तो दीज आर ऑल सेल्फ लिमिटिंग एंड नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। और हमारे पास एक कंडीशन है जो पूछी जाती है, ओवरियन सिस्ट इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर डर्मोइड ट्यूमर्स आ सकते हैं, और सिंपल सिस्ट भी आ सकते हैं, क्लियर सिस्ट भी हो सकते हैं। तो मोस्टली ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करते हैं और छोटे होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर से छोटा कोई भी ओवरी का सिस्ट है उसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। पर हाँ, बड़ा सिस्ट है पर एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर मोर देन 8 सेंटीमीटर साइज है तो उसको हम लोग लार्ज बोल देते हैं। कई किताबों में 10 सेंटीमीटर को लार्ज बोलते हैं, बट 8 एंड मोर एक्सेप्टेड एक साइज है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लार्ज ओवरियन सिस्ट है। तो मान लीजिए कि ये ओवरियन लिगामेंट है, ओवरी का तना है, और नॉर्मल ओवरी इस साइज की होती है। पर अगर ये हो जाती, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की ओवरी, अगर ये 10 सेंटीमीटर का एक ओवरियन सिस्ट है, अभी इस पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, ये आपके पास आती है 8 हफ्ते पे, कहती है डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए। आप अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, यूट्रस में एक शिशु तो दिख रहा है और एक बड़ा सा ओवरियन सिस्ट दिख रहा है। पेशेंट कहती है अरे डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे दर्द भी नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि अगर ये एसिम्प्टोमेटिक भी है, बाद में सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो आते हैं वो पेरिस्टालसिस करते हैं, और ये पतला सा तना है और उसके ऊपर इतनी बड़ी सी ओवरी है, तो ये टॉर्शन कर सकती हैं। टॉर्शन के बाद रप्चर और हेमरेज हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इवन इफ इट इज एसिम्प्टोमेटिक, इसको निकालना जरूरी है। तो याद रखिए, लार्ज है और एसिम्प्टोमेटिक है, फिर भी इसे निकाला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ये सेफ ट्राइमेस्टर होता है। सेफ ट्राइमेस्टर है सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें सर्जरी से अबॉर्शन का रिस्क बहुत कम होता है। तो
किसी भी गर्भ अवस्था में किसी औरत का अगर कोई भी सर्जरी अगर हम करना चाहते हैं तो कोई प्लान्ड सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी तो जब कोई पेशेंट सिम्टम के साथ आए तो करनी पड़ती है। प्लान्ड सर्जरी किसी भी गर्भ अवस्था वाली महिला को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में 12 से 28 हफ्ते के बीच में करते हैं। अगर मान लीजिए ओवरिन ट्यूमर थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोस ही हुआ जब ये पेशेंट 27-28 हफ्ते से आगे निकल गई है, मान लीजिए 32 हफ्ते पे आपने देखा, 34 हफ्ते पे देखा, तो अब आप इसको इतने बड़े फीटस के साथ अब आप सर्जरी तो नहीं करना चाहेंगे, पर एसिम्प्टोमेटिक है, तो अब आप कहते हैं कि भाई चलिए अब तो बहुत देर हो गई, थर्ड ट्राइमेस्टर में पता चला है, तो अब इसकी डिलीवरी होने दो, डिलीवरी होकर यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में चला जाएगा। हाँ, कई बार ये होता है कि ओवरिन ट्यूमर हमें पता ही नहीं चला, या पेशेंट हमारे पास देर से आई और थर्ड ट्राइमेस्टर में आई, 28 हफ्ते के बाद 32 हफ्ते पे एक ओवरिन ट्यूमर डायग्नोस होता है जो 12 सेंटीमीटर का है, पर इसको अभी कोई पेन नहीं है, तो फिर हम इसको रेस्ट पे रखते हैं और इसकी डिलीवरी होने देते हैं, और डिलीवरी के बाद जो पहला हफ्ता होता है उसी में हम लोग इसे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस छोटा होता रहता है और पेल्विस में जाता है तो इस ओवरी के तने से इस ओवरिन सिस्ट को खींचेगा, और जो वो खींचेगा तो ओवरी टॉर्शन में जा सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि विद इन 1 वीक ऑफ द डिलीवरी हम इसका सर्जरी कर सकते हैं। पर हाँ, किसी वजह से अगर इस टिश्यू को निकालने के लिए हमें सिजेरियन करना पड़ता है तो सिजेरियन के साथ भी इस ओवरिन ट्यूमर को निकाला जा सकता है। तो ये हमारे ओवरिन ट्यूमर्स का काफ़ी सारा हमने डिस्कशन रैपिड रिवीजन में भी कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारे ये वन लाइनर्स एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा रटन विद्या इसमें ज़्यादा है दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको जरूर रिवाइज करेंगे। तो अब जाते जाते मैं आपको एक संकलन देना चाहता हूं सारे कैंसर्स का, स्टेजिंग का स्पेशली। देखिए, ये 3 कैंसर मेरे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सी सर्विक्स, सी एंडोमेट्रियम, सी ओवरी, और तीनों स्टेजिंग मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ओवरलैप होता है और आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो साथ में ही दे दिया ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर लें एग्जाम में जाने से पहले। और याद रखिए कि ये वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट और इंग्वाइनल लिम्फ नोड, वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ये तीनों जो हैं हर कैंसर्स में आपसे स्पेशली पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट इन सी सर्विक्स, अपर वजाना इज 2A एंड लोअर 1/3 वजाना इज 3A, और वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट इन सी एंडोमेट्रियम इट इज स्टेज 3B। अब आपसे पूछा जाता है कि bladder involvement in CA cervix, it is 4A, bladder involvement in CA endometrium is also 4A, but ovarian cancer में bladder involvement आ जाता है stage 2B में। यह भी पूछा जाता है कि अगर एंडोमेट्रियल कैंसर सर्विक्स में स्प्रेड करता है तो वो क्या स्टेज होती है, वो स्टेज 2 हो जाता है। पर आपको मैंने अभी बताया था कि अगर सर्वाइकल कैंसर यूट्रस में स्प्रेड होता है, देखिए कहीं पे नहीं लिखा हुआ, अगर सर्वाइकल कैंसर यूट्रस में स्प्रेड होता है तो इट इज कंसिडर्ड अ नेचुरल एक्सटेंशन, और वो स्टेजिंग को चेंज नहीं करता है, स्टेजिंग में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो उसको प्लीज याद रखिए, सर्विकल कैंसर स्प्रेडिंग टू द यूट्रस डज नॉट चेंज द स्टेजिंग। इसके ऊपर MCQ आए हैं आपके, ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिए, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट, ये तीनों को हर कैंसर में थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर एंडोमेट्रियल कैंसर में इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो वो स्टेज 4B होता है। ओवेरियन कैंसर में अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, वो यहाँ से थोड़ा नीचे चला गया है, तो वो भी होता है स्टेज 4B। तो सी ओवरी में और सी एंडोमेट्रियम में दोनों में ये स्टेज 4B होता है। और सर्वाइकल कैंसर में इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, देखिए यहाँ पे है ही नहीं, तो सर्वाइकल कैंसर में इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होता है। इट डज नॉट ड्रेन इनटू द इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सर्विक्स ड्रेन करता है एक्सट्रीलियाक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और ऑप्टोरेटर लिम्फ नोड्स, जो उसके लिए सेंटिनल कहलाते हैं। तो इस स्टेजिंग को रिवीजन, क्विक रिवीजन करने के लिए ये स्क्रीन मैंने आपको दिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कैंसर्स आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे इस स्क्रीन को देख के। ठीक है, धन्यवाद।